हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई एम अंशुमन सिंह सेंगर और आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 12 क्लास 12 का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो है माइग्रेशन टाइप, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो दोस्तों, जो मेरा स्टाइल है, मैंने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब नोट डाउन कर लिए हैं। तो अगर आप ये नोट्स अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको ये चैप्टर 2 बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइग्रेशन वाला ये चैप्टर। तो पहले हम लोग समझते हैं माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन इन सिंपल टर्म में अगर समझाया जाए, तो सपोज अगर मैं किसी शहर चला जाता हूँ किसी जॉब की तलाश में या बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, तो मेरा कहा जाएगा कि मैंने माइग्रेट किया है दूसरे शहर में, तो इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है। अब यह है, माइग्रेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन redistributing population over time and space. India has witnessed wave of migrants coming to country from Central and West Asia and Southeast Asia. इसमें कहा गया है कि इंडिया ने पास्ट में विटनेस किया है कि माइग्रेंट जो हैं अपनी कंट्री में सेंट्रल और वेस्ट एशिया से आए थे। फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, जो हमारे मुगल थे, ठीक है, वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। तो बेसिकली वो क्या थे, उन्हें माइग्रेंट कहा गया। मतलब कई पास्ट में भी काफी लोग इंडिया आते रहते थे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। फिर एक एनसीईआरटी में एक शायरी मेंशन थी जो मुझे भी काफी अच्छी लगी। शायरी थी कि सर जमीने हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक काफिले आते रहे और हिंदुस्तान बनता गया। मतलब ऑन द सॉइल ऑफ हिंदुस्तान ओ फरक फिराक कारवांस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केप्ट कमिंग एंड सो हिंदुस्तान वाज मेड। ठीक है। और फिर ये भी कहा गया है कि पीपल ऑफ इंडिया आल्सो माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। कि इंडिया से भी लोग दूसरे कंट्रीज में जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। जैसे आप आज देख लीजिए, लोग लोग यूरोपियन कंट्रीज में जॉब के लिए जाते हैं। तो ठीक है। तो कहा जाता है कि वो लोग माइग्रेट हुए हैं। अब फिर अगला वो था इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा के बारे में बताया गया था कि पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरीज दैट आर करंटली विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडियन डायस्पोरा उन लोगों को कहते हैं जो इंडियन की टेरिटरी से माइग्रेट होके दूसरी जगह गए हैं, उन लोग को इंडियन डायस्पोरा, वो लोग इंडियन डायस्पोरा में काउंट होते हैं। ठीक है। इंडियन डायस्पोरा की तीन वेव मेंशन की गई हैं। फर्स्ट वेव वो थी कि मिलियन ऑफ indentured laborers were sent to different places as plantation workers. British sent laborers to Mauritius, Caribbean Island, फिजी एंड साउथ अफ्रीका। पहली वेव वो थी, मतलब इसमें बताया गया कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो अपने यहाँ के लेबरर्स को एज अ प्लांटेशन वर्कर दूसरे देश भेजते थे। और वो काफी अच्छी संख्या में होते थे। और उन लोग को, वो लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे, वो लोग कैरिबियन आइसलैंड, फिजी एंड साउथ अफ्रीका। मतलब वो लोग लेबरर्स को इन जगहों पे भेजा जाता था, मॉरिशियस, कैरिबियन आइलैंड, फिजी एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है। ये आप देखेंगे, ये फर्स्ट वेव है। और इसमें एक पॉइंट और है, ऑल सच माइग्रेशन आर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट नोन एज गिरमिट एक्ट। और ये सब माइग्रेशन जो ब्रिटिशर्स करते थे, उनको उनका एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था कि ये लेबर इतने समय तक के लिए जाएगा, और उसको वो आता था गिरमिट एक्ट में, उसको कहते थे गिरमिट एक्ट। ठीक है। इसके बाद है हमारी सेकेंड वेव। हम लोग पढ़ेंगे अपना, कहाँ गया, हाँ, उसके बाद थी सेकंड वेव में क्या था, सेकंड वेव ऑफ माइग्रेंट्स वेंचर्ड आउट इनटू नेबरिंग कंट्रीज इन रिसेंट टाइम एज प्रोफेशनल्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स इन सर्च ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। आउटफ्लो ऑफ इंडियन स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। तो सेकंड वेव में क्या था कि हमारे जो इंडिया की स्किल्ड लेबर थे और सेमी स्किल्ड लेबर थे, वो नेबरिंग कंट्रीज में जाते हैं जो हमारे आसपास की कंट्री हैं, जो कि प्रोफेशनल्स थे, आर्टिसंस हैं, ट्रेडर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं। और वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं। तो ये हाई थी हमारे देश में सेकेंड वेव, जब हमारे देश के लोग नेबरिंग कंट्रीज में नेबरिंग कंट्रीज में बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते थे। ठीक है। फिर उसके बाद, रुकना, हाँ, हाँ, फिर उसके बाद आई थर्ड वेव में क्या था, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सन एंड अदर माइग्रेटेड टू कंट्रीज सच एज यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। तो थर्ड वेव में क्या था, हमारे जो प्रोफेशनल्स लोग थे, डॉक्टर हुए, इंजीनियर्स हुए, ये सब लोग दूसरी कंट्री माइग्रेट किए। ठीक है। और रीजन इनका भी सेम था, फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। और माना जाता है कि इंडियन डायस्पोरा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। जो इंडिया का डायस्पोरा है वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल डायस्पोरा माना जाता है। ठीक है। अब माइग्रेशन। अब सेंसस इन इंडिया कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, इंडिया में सेंसस किस बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है, ये अभी ये बताया गया है अपने इसमें। ठीक है।
यहाँ पे आप लोग ने इतना पढ़ लिया है, हम लोग यहाँ से ये वाला पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि पहले 1881 में पहला सेंसस, फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो प्लेस ऑफ बर्थ पे हुआ था, कि मतलब कौन कहाँ, किसका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है, ठीक है। फिर 1961 में क्या हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की गई कि एक बंदे की या बंदी की प्लेस ऑफ बर्थ क्या है और उसका ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस कहाँ है। मतलब अगर मान लो मेरी बर्थ प्लेस है उरई, ठीक है, और मैं रह रहा हूँ करेंटली, मैं सपोज करूँ कहीं बाहर रह रहा हूँ, लखनऊ या कानपुर में, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम लोग ऐड करने लगे सेंसस के समय। फिर 1971 के बाद क्या आया, हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने क्या क्या ऐड कर दी कि प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन। प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन क्या होती है, द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन इज द प्लेस एट विच पर्सन इज काउंटेड, दैट इज वेयर ही सी स्पेंट सेंसस नाइट विच मे नॉट बी वेयर ही शी एक्चुअली लिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 1971 में और इन्फॉर्मेशन ऐड हुई। इन्फॉर्मेशन और क्या ऐड होने लगी कि लास्ट रेसिडेंस क्या था, और वो उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन, मतलब जहां सेंसस हो रहा है, जिस प्लेस पे वो पर्सन है इस समय, उसका उस मतलब उसका कितने ड्यूरेशन तक वो वहां पर रहने वाला है। तो ये चीजें भी ऐड हो गई। और 1981 से क्या ऐड हो गया, इन्फॉर्मेशन और रीजन ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन का एक्चुअल रीजन क्या था, ये भी ऐड होने लगा, ठीक है। इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज इनूमरेटेड ऑन टू बेसिस। पहला, इंडिया के सेंसस में माइग्रेशन को दो बेसिस पे हम लोग इनूमरेट करते हैं। पहला क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ। इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ इनूमरेशन, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम माइग्रेंट। लाइफ टाइम माइग्रेंट मतलब अगर प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ इनूमरेशन, मतलब जहां बंदा अभी रह रहा है और जहां उसकी प्लेस ऑफ बर्थ है, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो उसको बोलते हैं लाइफ टाइम माइग्रेंट। दूसरा होता है प्लेस ऑफ रेसिडेंस। इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ इनूमरेशन, मतलब लास्ट रेसिडेंस मतलब जो इससे पहले मैं जहाँ रहता था और मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ, तो वो अगर अलग अलग है तो इसको बोलेंगे प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो इन दोनों बेसिस पे हमारे इंडिया का सेंसस इनूमरेट किया जाता है। अब स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। अब अंडर द इंटरनल माइग्रेशन विद इन द कंट्री देयर आर फोर स्ट्रीम, रूरल रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। अपने इंटरनल माइग्रेशन में, मतलब जो कंट्री में हमारे देश के अंदर माइग्रेशन होता है, उसमें उसे चार भागों में बांटा गया है। क्या है, पहला रूरल टू रूरल, मतलब एक अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जा रहा है। रूरल टू अर्बन, रूरल से अर्बन जगह जा रहा है। अर्बन से अर्बन, और अर्बन टू रूरल, ठीक है। अब इसमें बताया गया females predominate the streams of short distance rural to rural migration in both types of migration. Most of these migration was related to marriage. Contrary to this, men predominates the rural to urban stream of interstate migration due to economic reasons. इसमें कहा गया पहले जो रूरल टू रूरल माइग्रेशन जो है इंटरस्टेट और इंटरस्टेट में, उसमें सबसे ज्यादा फीमेल फीमेल पाई जाती है। उसका रीजन क्या है कि मोस्ट ऑफ जो माइग्रेशन है वो रिलेटेड टू मैरिज है। जैसे सपोज करो, अगर आपने भी देखा होगा, अपनी मम्मी हुई, मौसी हुई, वो कई कई लोगों की किसी उनका प्लेस ऑफ बर्थ कहीं था, लेकिन शादी के बाद वो किसी और जगह सेटल हो गई। तो ये देखा गया कि फीमेल्स प्रीडोमिनेट करती हैं इस टाइप के माइग्रेशन में। और इसके विपरीत देखा गया कि मैन जो करते हैं वो प्रीडोमिनेट करते हैं रूरल टू अर्बन स्ट्रीम ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेशन ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। मतलब मैन जब रूरल से अर्बन जाते हैं इंटरस्टेट ड्यू टू इकोनॉमिक पर्पस, उसमें मैन मैन का नंबर ज्यादा है कंपेरिजन टू फीमेल। अब इसके बाद एनसीईआरटी में दो शब्दों का बहुत यूज हुआ था। एक था इमाइग्रेशन और एक था इमिग्रेशन। ये दो वर्ड हैं। इमाइग्रेशन कैन बी सेड एज इमाइग्रेशन विच मीन्स द पर्सन हु हैज मूव टू सेपरेट कंट्री। मतलब सपोज करो मैं जाके यूएस सेटल हो गया, तो मैं यूएस के लिए मैं हो जाऊंगा यूएस के लिए इमाइग्रेशन, ठीक है। मतलब मैं पर्सन जो दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो गया है, ठीक है। और इमाइग्रेशन होता है मूविंग आउट ऑफ वंस ओन कंट्री एंड सेटलिंग देयर परमानेंटली। और इमाइग्रेशन होता है कि अपनी कंट्री से जाके दूसरी कंट्री में सेटल हो जाना। मतलब मैं सपोज करो मैं जाके यूएस में सेटल हो गया, ठीक है, तो मैं अपने देश के लिए इमाइग्रेशन हो जाऊंगा और उनके देशवासियों के लिए इमाइग्रेशन हो जाऊंगा। मतलब उनके पर्सपेक्टिव से मैं इमाइग्रेशन हो जाऊंगा, मतलब मैंने अपना देश छोड़ के उनके देश में परमानेंट सेटल हो गया हूँ, ठीक है। अब ये सेंसस 2001 की कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसमें कहा गया कि 5 मिलियन पर्सन है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज इसके अकॉर्डिंग, जिसमें से 96% अपने नेबरिंग कंट्रीज से आए हैं। जैसे बांग्लादेश में 3 मिलियन आए हैं, पाकिस्तान से 0.9, नेपाल से 0.5, और 0.6 मिलियन 16 मिलियन रेफ्यूजीज आए हैं। कहाँ से, तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड म्यांमार। ये एक सेंसस की इंफॉर्मेशन दी थी। और
ई माइग्रेशन में 20 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है जो 110 कंट्रीज में है, मतलब 20 मिलियन लोग हैं जो 110 कंट्री में परमानेंटली जाके सेटल हो गए हैं। अब अब माइग्रेशन में भी स्पेटियल स्पेट ये अपना स्पेटेलियल सॉरी मतलब स्पेशियल वेरिएशन है माइग्रेशन में, ठीक है। स्पेशियल वेरिएशन इन सेंस मतलब कुछ स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, गुजरात हुआ, हरियाणा हुआ, यहाँ पे लोग दूसरे स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जाके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉज ऑफ माइग्रेशन। कॉज मतलब माइग्रेट, लोग माइग्रेट क्यों होते हैं, इसका इसका बेसिक रीजन क्या है। दो फैक्टर कहे जाते हैं इसमें, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस और ओरिजिन। पुश फैक्टर मतलब अगर हम समझें कि पुश मतलब क्या एक आदमी को पुश करता है, मतलब क्या पुश करता है दूसरी जगह जाने में, तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। रूरल टू अर्बन एरियाज में लोग जाते हैं ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, लैंड पे बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन ज्यादा होने का प्रेशर होना, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, और ये जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो भी नहीं होता है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोनिक स्टॉर्म, अर्थक्वेक, सुनामी, वार्स एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सब पुश फैक्टर हैं एक जगह से लोगों की लाइफ में एक माइग्रेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर होते हैं मतलब एक आदमी दूसरी जगह जा रहा है तो उस जगह में कुछ ऐसी खासियत भी होगी ना कि क्यों इसलिए एक आदमी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है, तो उन फैक्टर्स को बोलते हैं पुल फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब कि वो फैक्टर जो खींचते हैं एक आदमी को अपनी तरफ, जो आकर्षित करते हैं जिसकी वजह से आदमी माइग्रेट करता है। उसके एग्जाम्पल क्या है, बेटर अपॉर्चुनिटीज, मतलब दूसरी जगह बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, अवेलेबल ऑफ रेगुलर वर्क एंड रिलेटिव हायर वेजेस, मतलब देयर इज लॉट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं दूसरी जगह पे, सो एक बंदा माइग्रेट करता है दूसरी जगह पे, ठीक है। अब रीजन ऑफ माइग्रेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स एंड फीमेल्स के जो रीजन होते हैं माइग्रेशन के वो भी डिफरेंट होते हैं। इसमें बताया गया है कि वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट हैव रिमेन्ड इन द मेन कॉज ऑफ मेल माइग्रेशन। मेल का मेजर माइग्रेशन जो होता है 38%, जो इसमें बताया गया था कि वर्क और एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है, भाई 3% फीमेल्स का माइग्रेशन वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है। और इसके विपरीत देखा जाए 65% फीमेल का माइग्रेशन होता है मैरिज की वजह से, मतलब जो मैरिज मतलब देखा जाए कि फीमेल्स जो है मेनली मैरिज की वजह से माइग्रेट करती हैं, और मेल जो है मेनली वर्क और एम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेट करते हैं। अब अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो कई सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल, एनवायरमेंटल एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, इसमें बेनिफिट है रीएमिटेंस एंड बाय माइग्रेंट। रीएमिटेंस होता है जैसे सपोज करो मैं बाहर गया, किसी दूसरे देश चला गया, फिर मैं जो अपना जो मनी भिजवाऊंगा अपने घर वालों के लिए, घर वालों की हेल्थ के लिए, घर वालों के लिए कि वो लोग स्वस्थ रहें, तो उसको बोलते हैं रीएमिटेंस। मतलब जो पैसा एक बंदा, एक आदमी बाहर से अपने घर वालों को सेंड करता है उसको कहते हैं रीएमिटेंस मनी। तो ये एक बेनिफिट है इसका। इसके घाटे क्या है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, ओवर क्राउडिंग, मतलब अगर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होता है पॉपुलेशन का, तो अर्बन सिटीज ओवर क्राउड हो जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडस्ट्री डेवलप्ड स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, और स्लम्स का डेवलपमेंट हो जाता है। आपको पता होगा मुंबई में कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है। तो लोग जो रूरल से आते हैं अर्बन जगह, वो उनके पास रहने को जगह नहीं होती, और मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं हो शहर का, तो स्लम्स डेवलप हो जाते हैं। अब दूसरा डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस क्या है, एज एंड स्किल सिलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरिया वे एडवर्स इफेक्ट ऑन रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। मतलब देखा जाए कि जो सपोज कर रूरल एरिया से माइग्रेशन हुआ, ठीक है, तो एक सेलेक्टिव स्किल्स और एज सेट के लोग वहां से चले जाएंगे, तो वहां की रूरल रूरल डेमोग्राफी पे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इम्बैलेंस हो जाएगा एक एज और सेक्स कंपोजिशन का, जहां से माइग्रेशन ज्यादा हुआ है यहाँ पे, वहां से एज और सेक्स कंपोजिशन का इम्बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, न्यू आइडियाज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज, फैमिली प्लानिंग, गर्ल्स एजुकेशन एटसेट्रा। अब क्या इससे क्या होता है जब माइग्रेशन होता है, तो न्यू आइडियाज आते हैं, मतलब काफी लोग इंटरमिक्स करते हैं, तो न्यू आइडियाज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजी। सपोज करो मैं यहाँ से किसी दूसरे देश गया, तो मैं वहां जाके अपने अपने आइडियाज शेयर करूंगा, मैं यहाँ पे इंडिया की टेक्नोलॉजी शेयर करूंगा, यहाँ की फैमिली प्लानिंग क्या है, गर्ल्स एजुकेशन क्या है, तो अपने आइडियाज शेयर होते हैं, ठीक है। गेट डिफ्यूज फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया थ्रू देम,
evolution of composite culture and breaking through the narrow consideration and wide of the mental horizon of the people at large। इसमें कहा क्या है, कंपोजिट कल्चर का इवोल्यूशन होता है, क्योंकि कई कल्चर के लोग मिक्स होते हैं। ब्रेकिंग थ्रू द नैरो कंसिडरेशन, जो नैरो माइंडसेट होता है वो लोगों का बदलता है। एंड वाइडन्स ऑफ द मेंटल हॉरिजॉन ऑफ द पीपल एट लार्ज, मतलब लोगों का जो मेंटल, मतलब जो देखने का नजरिया है वो काफी वाइड होता है, क्योंकि लोग कई तरह के लोगों से मिलते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितने तरह तरह के लोग हैं। तो जब लोग इन सब फैक्टर को देखते हैं तो उनका मेंटल मेंटल हॉरिजॉन भी काफी वाइडन होता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? एनोनिमिटी, सेंस ऑफ रिजेक्शन अमॉन्ग इंडिविजुअल, continued feeling of rejection may motivate people to fall in trap of antisocial activity like crime, drug and abuse। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट ये होते हैं कि बंदा या कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसे सेंस ऑफ रिजेक्शन फील करता है। सपोज करो वहां का जो कल्चर है वो उस आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसे एक रिजेक्शन फील होगा, जिसकी वजह से वो मोटिवेट होके एंटी सोशल एक्टिविटीज में जा सकता है, जैसे क्राइम और ड्रग अब्यूज। ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। अब एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? प्रेशर ऑन द एक्जिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एरियाज, फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स एंड टी कॉलोनीज। अब पहला एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या है? सपोज करो अर्बन एरिया होगा, वैसा तो नहीं है कि वहां पर रिसोर्सेज का भरमार है। अब लोग बाहर से उस शहर में आ गए तो उसकी वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर एक प्रेशर डेवलप होगा, और प्रेशर डेवलप होगा, और उसके बाद वहां पे कॉलोनीज जो होती है, स्लम्स भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सिटीज आर फेसिंग द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एयर पोल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। और नेचुरल रिसोर्स की ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से सिटीज में ये सब प्रॉब्लम फेस हो रही है। क्या क्या? डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एयर पोल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये सब प्रॉब्लम ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स की वजह से हो रही है। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्यों हो रहा है नेचुरल रिसोर्स का? क्योंकि माइग्रेशन इतना ज्यादा हो गया है, इतना मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, तो लोग नेचुरल रिसोर्स से लिमिटेड है, इसलिए उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है। अदर कॉन्सिक्वेंसेस, और अदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अब मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लीविंग देयर बाइस बिहाइंड पुट एक्स्ट्रा फिजिकल एज वेल मेंटल प्रेशर ऑन द वुमेन। अब रूरल एरिया से एक आदमी अर्बन एरिया जाता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, और मेनली मेल जाता है। हम लोग ने देखा अभी पीछे पढ़ा कि मेल सबसे ज्यादा वर्क वर्क की वजह से माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो वहाँ की उसकी वुमेन है उस पे फिजिकल प्रेशर पड़ेगा और मेंटल, अब फैमिली तो पूरी उसके ऊपर वो छोड़ के चला गया, तो पूरा फिजिकल और मेंटल प्रेशर पड़ेगा किस पे? वुमेन पे। If remittances are major benefit of migration from point of view of source origin, the loss of human resource, particularly high skilled people, is the most serious cost। अब सपोज करो एक बहुत टैलेंटेड बंदा इंडिया का यूएस चला गया, सेटल हो गया, ठीक है। इससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि रिमिटेंस भेज रहा है अपनी फैमिली को, मतलब पैसा भेज रहा है अपनी फैमिली को, इंडिया में फॉरेन डॉलर्स आ रहे हैं। बट एक सबसे बड़ा घाटा ये भी तो हो रहा है, अगर आप दूर से सोचो कि इतना टैलेंटेड स्किल्ड आदमी इंडिया छोड़ के यूएस सेटल हो गया, अब उसका आइडियाज, उसकी वो जितना भी दिमाग है सब यूएस की ग्रोथ में लगाएगा, जो कि इंडिया की ग्रोथ में भी लग सकता था। तो ये एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस है माइग्रेशन का। तो दोस्तों हम लोग ने ये वाला चैप्टर पूरा खत्म कर लिया है। अगर अब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर काफी आसान है। बस कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, बाकी बाकी फिगर्स जो हैं मेनली लर्न करने हैं, तो आप माइग्रेशन काफी अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों बस अच्छे से ये समझ लीजिए, और फिर हम लोग मुलाकात करते हैं अगले चैप्टर में। इसके बाद मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस चैनल को प्यार दीजिए, सब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। और मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि मैं कहाँ कहाँ अपनी वीडियोस में इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो के साथ कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो जरूर शेयर कीजिएगा कि कहाँ कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो चलिए, थैंक यू, बाय।